अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग जो है सप्ली की क्लास 10 सप्ली का पेपर जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। वीडियो के अंदर सेक्शन नंबर ए सप्ली एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो पहला एमसीक्यू जो है हमारे पास है टेबुलर फॉर्म ऑफ ए इज इक्वल्स टू, आपको यहाँ पे सेट दिया हुआ है तो वो सेट मैं आपके पास लिख लेता हूँ यहाँ पर सामने। तो आपको एक सेट दिया हुआ है ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्स और ये दैट एक्स। ठीक है, यहाँ पर जो आपको स्ट्रेट सी वन की तरह एक लाइन दिख रही है, इसको हम बोलते हैं सच दैट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर एक ये साइन है, इसको हम बिलोंग्स टू बोलते हैं, जो कि ताल्लुक़ रखता है। अब हमारे पास एक्स सच दैट एक्स मतलब क्या है भाई, यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट्स हैं। जो आपके सेट के एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं भाई, बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? जेड से। जेड का मतलब क्या होता है? इंटीजर। ठीक है, जेड एक सिंबल है, इसका मतलब होता है इंटीजर। यहाँ पर हमारे पास जो सेट के तमाम एलिमेंट्स हैं वो ताल्लुक़ रखते हैं इंटीजर से, यानी कि ये प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। और एक्स का स्क्वायर, यानी कि हमें यहाँ पर इस एक्स के स्क्वायर को फाइंड करना है, जो कि क्या है भाई 25 है। ठीक है, 25 का स्क्वायर हमें मालूम करना है। अब 25 का स्क्वायर यानी कौन सा यहाँ पर एक्स की वैल्यू कौन सी ऐसी होनी चाहिए जिसका मैं अगर स्क्वायर लूँ तो मेरे पास 25 आ जाए, तो हमारे पास आंसर पता है भाई 5 का स्क्वायर होता है। लेकिन हमारे पास जो ए का आंसर निकलेगा वो निकलेगा +5 एंड -5। ठीक है, या तो -5 पहले लिख लो, +5 ले लो, बाद में लिख लो, इट्स ऑल अप टू यू। तो अगर माइनस लिख लेते भाई, माइनस को पहले से दे देते, क्योंकि माइनस की वैल्यू जो छोटी होती हैं तो पहले लिख लेते हैं। सो -5 और +5। अब मैंने यहाँ -5 क्यों लिया? ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ -5 का आप स्क्वायर लें और +5 का स्क्वायर लें, +5 का स्क्वायर तो हमें पता है भाई 25 होता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस और 5 5 जा 25। तो माइनस का अगर हम 5 का स्क्वायर ले तो भी 25 होता है, और अगर मैं यहाँ पे प्लस का 5 का स्क्वायर लूँ तो भी 25 होता है। तो मुझे नहीं पता कि लेने वाले ने माइनस का 5 का स्क्वायर लिया है या फिर प्लस का 5 का स्क्वायर लिया है। तो लिहाजा हमारे पास जो आंसर आएगा वो दोनों आएगा, प्लस का 5 भी आएगा और माइनस का 5 भी आएगा। तो हमारे पहले MCQ का आंसर क्या है? हमारे पास पहले MCQ का आंसर है -5, 5। ठीक है, हमारे पास दूसरा MCQ है। दूसरा MCQ हमसे कह रहा है इफ़ x, 6। ठीक है, हमें यहाँ पर एक कंडीशन दी जा रही है। अगर हमारे पास x, 6 है जो कि बराबर है किसके? 2, y - 6 के। ठीक है, ये आपको कंडीशन दी गई है। कहा जा रहा है कि इसमें बताएं x प्लस जो है, इसमें आपको बताना है कि आपको बताना है कि x + 5 जो है वो किसके बराबर होगा। ठीक है, आपके पास x ये रहा, y ये रहा। अच्छा जी, तो कैसे करेंगे? हम क्या कर लेते हैं, इस वैल्यू को हम a मान लेते हैं, इस वैल्यू को हम b मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं इसको c, और इसको कंसीडर कर लेते हैं d। ठीक है, ये हमारा एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 के अंदर इस तरह के सवाल आपने सॉल्व किए होंगे। उनमें हमने क्या किया था कि हमने ए को सी के बराबर मान लिया था और बी को डी के बराबर मान लिया था। इस तरह के सवाल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते ये हैं कि ए को बराबर कर देते हैं सी के, ए को बराबर कर देते हैं सी के, और बी को बराबर कर देते हैं डी के। तो बी बराबर हो जाता है किसके? डी के। तो ए मेरा x है और सी मेरा क्या है? 2 है। तो मेरा x बराबर किसके आ गया? 2 के। तो x की वैल्यू तो मेरे पास ऐसी ही आ गई। हाँ, अलबत्ता b जो है वो किसके बराबर है? मेरे 6 के है, और y - d जो है मेरा y - 6 जो है मेरा d था। ठीक है, यानी कि मतलब b बराबर है d के। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? y चाहिए। ठीक है, तो y जो है यहाँ पर मैं y को अगर मैं यहीं रखता हूँ और ये -6 को मैं वहाँ भेजता हूँ तो क्या हो जाएगा? +6। तो माइनस और प्लस का 6 और 6 + 6 कितने होते हैं भाई? 12 होते हैं। तो ये मेरे पास x की वैल्यू क्या आई थी? 2, और y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 12। अब उन्होंने बोला x + y क्या होगा आपका, तो आपने x की जगह पे वैल्यू पुट करी 2, y की जगह पे पुट करी आपने 12। तो 2 + 12 कितना हो गया? 14। तो आपके करेक्ट MCQ का आंसर क्या है? 14। तो सेकंड का आंसर आपके पास आ गया 14। तो हमारे पास तीसरा MCQ है। हमसे पूछा जा रहा है कि द मीन प्रोपोर्शन, आपसे कहा जा रहा है मीन प्रोपोर्शन। तो आपके पास आपको a² गिवन है और b² गिवन है क्वेश्चन के, यानी MCQ के अंदर आपसे कहा रहा है मीन प्रोपोर्शन के। आपने चैप्टर 18 पढ़ा होगा, उसमें आपके पास एक एक्सरसाइज है जिसमें आप लोगों ने प्रोपोर्शंस निकाले थे, मीन प्रोपोर्शंस, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? बीच की दोनों वैल्यूज़ जो होती है ना, हम उनको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, जो कि मीन होता है। यानी मीन का मतलब क्या होता है? मिड या फिर बीच का। ठीक है, तो a² आपको दिया हुआ है पहला प्रोपोर्शन और b² दिया हुआ है आपको फोर्थ प्रोपोर्शन। आपको मालूम करना है इसमें सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शन। तो a² रेशियो, इसको हम बोलते हैं रेशियो,
ये मालूम नहीं है हमें बीच का, तो हम एक्स लिख देंगे और फिर इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन का साइन, इधर भी एक्स लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर है और एक्स बीच पे, जो कि इसको हम बोलते हैं, बेसिकली इसको हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। जब आपको अगर कहा जाए मीन प्रोपोर्शन मालूम करें और सिर्फ दो ही वैल्यूज़ दी जाए, तो उसका मतलब ये है कि आपको पहली और आखिरी वैल्यू दी गई है, बीच की दोनों वैल्यूज़ नहीं दी। तो आपने क्या करना है, आपने फॉर्मूला लगाना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मीन के। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, पूरा लिख लेना। तो एक्सट्रीम पे कौन मौजूद है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देन उसके बाद मीन में कौन है भाई, एक्स और एक्स। जब एक्स और एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये दोनों आपस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पे मुझे खाली एक्स की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस स्क्वायर को ख़त्म करूँगा। तो क्या करूँगा, मैं करूँगा यहाँ पर टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड पे मैं रूट ले लूँगा। तो मैं यहाँ पर अगर रूट लूँगा, और मैं आपसे एक बात बताऊँ कि अगर मैं इस ए बी स्क्वायर को, इन दोनों के स्क्वायर को मैं खींच के अगर बाहर निकाल दूँ, तो क्या ऐसा भी चलेगा, बिल्कुल ठीक है, मैं लिख सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी। ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को लिख कर दोनों के स्क्वायर को बाहर भी ले सकता हूँ। इधर अगर हम यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का स्क्वायर है, इस पर भी रूट लग जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास खाली एक्स बचा। इस स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा, तो हमारे पास बचा ए बी। तो एक्स की वैल्यू क्या निकली, एक्स की वैल्यू हमारे पास निकली ए बी। तो थर्ड वाले एमसीक्यू का आंसर है हमारे पास ए बी। इसी तरह से हमारे पास जो है एक क्वेश्चन, यानी जो एमसीक्यू नंबर 4 है, उसमें कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है आपसे कि फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर डैश। ठीक है, आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, या कौन सा प्रोपोर्शन है। तो फोर्स और एक्सेलरेशन आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो इसका इतना कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं थी। तो ये जो है भाई क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसके अलावा हमारे पास जो है फिफ्थ एमसीक्यू है। फिफ्थ एमसीक्यू में हमसे क्या बोला जा रहा है, फिफ्थ एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आपके पास के फॉर मैट्रिक्स, आपके पास एक ए मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर ए मैट्रिक्स है तो अगर उसकी हम -1, अगर उनकी पावर लें हम लोग, -1 को मल्टीप्लाई करके -1 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि यहाँ पर आपके पास पावर दी हुई है आपको, तो उसको सिंप्लीफाई करें तो उसका आंसर क्या होना चाहिए। तो अगर मैं आपको बताऊँ, पावर आपस से मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 ही आ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि हम लोग साइन भी मल्टीप्लाई करते हैं, सो माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा, प्लस का 1। लेकिन आपको पता है हम प्लस का 1 अलजेब्रा का रूल है, हम 1 जो है नहीं लिखते। ठीक है, अगर किसी वेरिएबल के साथ 1 होता है तो हम उस 1 को स्किप कर देते हैं, खाली वेरिएबल ले लेते हैं। इसी तरह से हमारे पास अगर पावर 1 आती है तो हम 1 नहीं लिखते, हम खाली सिर्फ से वेरिएबल को लिख लेते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, करेक्ट आंसर हमारे पास है खाली ए, जिसके ऊपर पावर 1 है। तो हमारे पास जो है अगला नंबर निकल रहा है, जो कि न्यूमेरिकल नंबर 6 है। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 में हमसे बोला जा रहा है, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है हमसे, तो कह रहे हैं कि आपके पास जो है एक सेट ए है। ठीक है, सॉरी, सेट ए नहीं है बल्कि ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, और आपसे कह रहे हैं कि अगर आप इस मैट्रिक्स का ए स्क्वायर निकालते हैं तो वो किसके बराबर आना चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शन है और 4 आपको स्क्रीन पे गिवन है, दिख रहे होंगे। तो पहले तो हमें इसका ए स्क्वायर लेना है, तो हम अगर इसका ए स्क्वायर लें तो मीन्स इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको मैं इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई का मतलब नीचे डॉट में, बीच में डॉट लगा दे, कुछ भी ना लगाए तो भी मसला नहीं है। आपका ब्रैकेट भी जो है उसका मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। अच्छा जी, तो हमारे पास ये चीज़ें आ गई। अब हम लोग जो है स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो आयोटा का यहाँ हमारे पास आयोटा का जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर, 0 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है। तो लिहाजा स्क्वायर को मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, 0 का 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 का स्क्वायर, लेकिन खाली 0 होता है 0 का स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और आयोटा से क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है क्या हो गया, हमारे पास ये मैट्रिक्स का स्क्वायर आ गया। अब हमें पढ़ा है हम लोगों ने जो है इसी चैप्टर में 9 में ही पढ़ा है, और मैट्रिक में भी पढ़ा है हम लोगों ने कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर देते हैं। तो अब मैं आपसे पूछूँ, हम लोगों ने जो है चैप्टर नंबर 19 के अंदर ये पढ़ा हुआ है कि जो मैट्रिक्स है उसकी जो है टाइप्स होती हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हमने एक टाइप पढ़ी थी, उस टाइप का नाम था यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स उसको और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों नाम एक ही है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहता है कि अगर आपके डायगोनल पर, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल ये से बोलते हैं ना हम लोग, इसे डायगोनल बोलते हैं, जो आपके पास डायगोनल है, डायगोनल पे हमारे पास अगर 1 आता है तो हम उसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है, उसका सिंबल होता है आई।
ठीक है, उसका सिंबल होता है आई। लेकिन चूंकि माइनस आ रहा है तो माइनस की वजह से यहाँ पर होगा माइनस का आई। इसको अगर मैं ज़्यादा अच्छे से लिखूँ तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। अगर मैं मैट्रिक्स ना लिखना चाहूँ, मैं लिखूँ खाली सिर्फ इसका सिंबल, तो ये क्या है हमारे पास आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स? माइनस का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, चूँकि ये स्क्वायर था इसीलिए इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारा आंसर जो है माइनस का आई स्क्वायर है, जो कि है हमारे पास MCQ। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? माइनस का आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हमारा 6th MCQ का आंसर। हमारे पास 7th MCQ है और 7th MCQ हमसे बोल रहा है इफ़ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल कोएफिशिएंट इज़ 2। चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है भाई? एक रैशनल कोएफिशिएंट दिया हुआ है उन्होंने 2√3। अगर √3 देखें तो मैंने आपको, अगर मैं बहुत ही छोटा छोटा और मोटा मोटा बताऊँ आपको कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ रखे हैं ये क्या कौन कौन से रैशनल होते हैं। तो इस पर अंडर रूट लगा हुआ है, तो अंडर रूट वाले जो होते हैं हमारे इरेशनल होते हैं, जो कि वो पॉइंट में आंसर देते हैं, और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वो सारा हमने पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट। और 2 जो है हमारे पास एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और यह रैशनल है जब एक हमारे पास रूट हो। ठीक है ना, रूट क्या मतलब? सोल्यूशन सेट की बात हो रही है यहाँ पर। यदि हम सोल्यूशन सेट में यहाँ पर एक रूट यहाँ लिखते थे भाई और दूसरा रूट, चलिए हम इसको देख लेते हैं। सॉल्यूशन सेट हमारे पास आता है, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 के अंदर 9 के अंदर पढ़ता सॉल्यूशन सेट के अंदर कि भाई सॉल्यूशन सेट लिखते थे हम, 2 रूट लिखते थे। अभी भी अगर आप 19 चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं तो 19 चैप्टर के स्टार्ट में जो है हमारे जो हमेशा उसको क्यूब रूट्स लेने थे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ी है आप लोगों ने, तो उसमें 2 रूट्स आते हैं, अब उसको रूट बोलते हैं, अब हम उसको सॉल्यूशन सेट नहीं बोलते। तो जो रूट है ना, आपको एक रूट दिया हुआ है, इस रूट का आपको इसमें से एक रूट आपको गिवन है, और वो कह रहे हैं ये रूट क्या है? रैशनल कोएफिशिएंट है। रैशनल कोएफिशिएंट, ठीक है, याद रखो जब भी आपके पास एक रैशनल कोएफिशिएंट दिया जा रहा हो और उसमें से एक आपके पास कोएफिशिएंट जो है वो क्या रैशनल है और एक क्या है? इररेशनल है, तो हमेशा इसका क्या ले लेते हैं? हम इसे ले लेते हैं इसका, हम लेते हैं इसका कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट लेना बहुत ही ईजी है, पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग, टाइम में पढ़ा, बहुत पढ़ा कि कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि दूसरी वाली वैल्यू जो कि होती है हमारी इमेजनरी वैल्यू, दूसरी वैल्यू क्या होती है हमारी? होती है इमेजनरी वैल्यू, वो अपना साइन जो है कर लेती है चेंज। ठीक है, वो अपनी वैल्यू अपना साइन कर लेती है चेंज, तो इसने अपना साइन चेंज किया तो ये हो गया माइनस। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है 2 माइनस √3। मेरे पास जो है अब नेक्स्ट MCQ है 8 MCQs। 8 MCQs से पूछा है द फ्रैक्शन। आपको अब एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, ये आपको दिलाएगा आपके चैप्टर नंबर 21 पार्शियल फ्रैक्शन की याद। जी हाँ, तो हमारे पास एक उन्होंने फ्रैक्शन दिया हुआ है। हमने पढ़ा है भाई फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर बहुत ही इजी डेफिनेशन पढ़ी थी कि पार्शियल फ्रैक्शन में अगर हमारे पास नीचे, और नॉर्मली कोई भी फ्रैक्शन हो, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन हो, अगर नीचे जो है हमारी वैल्यू बड़ी हो, ठीक है, सॉरी वैल्यू की बात नहीं हो रही यहाँ पे बल्कि पावर की बात हो रही है। अगर मेरे पास दोनों वेरिएबल है, चाहे सेम हो ना हो कोई मसला नहीं था उसके ऊपर, हमारे पास दोनों वेरिएबल्स हों, एक के पास पावर हो 6 और एक के पास पावर हो 2, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, क्यों बोला प्रॉपर फ्रैक्शन? क्यों बोला प्रॉपर फ्रैक्शन? क्योंकि नीचे जब हमारे पास जो है वैल्यू है उसकी पावर अगर बड़ी हो और ऊपर वाले की पावर छोटी हो। ठीक है, इसको हम याद करने का बड़ा आसान तरीका रखते हैं कि भाई हमने पतीले रखे हैं ना, पतीले, तो एक पतीले के ऊपर छोटा पतीला रखते हैं, उसके ऊपर एक और छोटा पतीला रखते हैं ना, ऐसे ऐसे लिखते हैं हम, पतीले रखते हुए जाते हैं। आपने अगर कहीं जाके देखा होगा स्टोर्स वगैरह में जो यूटेंसिल्स की दुकान पे होती हैं, जहाँ पे बर्तन वर्तन बेचते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक बड़ा बर्तन, फिर उससे ऊपर छोटा बर्तन, फिर उससे ऊपर छोटा बर्तन, तरतीब आती है। तो यहाँ पर भी तरतीब फॉलो होनी चाहिए, नीचे एक बड़ी वैल्यू होनी पावर होनी चाहिए, ऊपर छोटी वैल्यू होनी चाहिए पावर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा हो रहा है तो प्रॉपर है। और इसी का उलट कर लें कि अगर इस पावर 6 को मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं, ठीक है, और अगर इस पावर 2 को मैं नीचे कर दूं, तो ये बन गया मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको फिर प्रॉपर फ्रैक्शन में जो चेंज करना पड़ता है। तो खैर हम उस पर नहीं जा रहे हैं, ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर पढ़ा था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो x मेरे पास ऊपर है और नीचे भी x है मेरे पास। क्या ये x मल्टीप्लाई हो रहा है? नहीं। अगर मल्टीप्लाई होता तो पावर इसकी 1 होती और इसकी 2 होती तो पावर 3 हो जाती और ये ऊपर पावर 1 हो जाती। ठीक है, ऊपर x हमारे पास पावर क्या है? 1 है, कुछ नहीं तो पावर 1 होती है, तो ऊपर पावर 1 है नीचे पावर 2 है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, उसकी जो है पावर जो है वो बड़ी है और ऊपर न्यूमरेटर की पावर छोटी है। तो इट मीन्स कि ये क्या है हमारे पास? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमारे 8th वाले का आंसर क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, आपको याद रखना ज़रूरी है। हो सकता है आप देखें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास जो है ना, हमें हर पैरामीटर से तैयारी करनी है पेपर की। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन का पूछ लिया जाए, अगर हमारे पास कोई एक ऐसा फ्रैक्शन दे दिया जाए,
इस टाइप का एक फ्रैक्शन आपको मिल जाए। आपसे कहें कि भाई ये फ्रैक्शन बताया कौन सी है, अब आपको रट के नहीं जाना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो अभी भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। इस बार क्या करा हमने, पावर ऊपर वाली बड़ी कर दी, नीचे वाली छोटी कर दी, ठीक है। वही पतीला बड़ा ऊपर रख दिया, पतीला नीचे छोटा रख दिया, अब वो गिर जाएगा, डिसबैलेंस होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रॉपर में लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमें लाना नहीं है, बस हमें बताना है। तो फिर ये वाला फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, ये वाला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। तो आपको बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हमेशा पावर नीचे बड़ी होनी चाहिए। वो कह रहे हैं आपसे कि एन अनग्रुप डेटा मस्ट बी ऑर्डर्ड फर्स्ट टू फाइंड, कि एक अनग्रुप डेटा है, ठीक है, कोई भी एक अनग्रुप डेटा है, और अनग्रुप डेटा हो, चैप्टर 22 की याद दिला रहा है ये। चैप्टर 22 के अंदर आपने पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक डेटा अनग्रुप्ड होता है और उसका हम जाते हैं मीडियन निकालने, सो वेयर वी गोइंग टू फाइंड मीडियन, सो फर्स्ट वी शुड ऑर्डर द अनग्रुप डेटा। तो हमें अनग्रुप डेटा को ऑर्डर करना पड़ता है, ये हमें ज़रूरी है, ताकि हमारे पास आंसर करेक्ट होता है। अगर आप जो है उसको डेटा को अरेंज नहीं करते, इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 22 के एक्सरसाइज को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपसे वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट अच्छा आ जाएगा। तो मीडियन इसका आंसर है, ठीक है, मीडियन इसका आंसर है। अच्छा जी, हमारे पास एक और MCQ है। तो हमारे पास अगला न्यूमेरिकल है, उसमें कहा जा रहा है आपसे कि इफ़ डेटा कंसिस्ट अ नंबर इक्वल्स टू 0, अगर आपके पास एक डेटा है, ठीक है, और अगर वो डेटा है बराबर 0 के, उस डेटा में अगर वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है, इसको मैं करके बताता हूँ आपको अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर समझना है हमें, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि आपको यहाँ पर जो है आपको अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तमाम फार्मूलाज को आपको लिखकर सॉल्व करना पड़ेगा, और आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा हमारे पास जो है मेजर है जिसको अगर आप सॉल्व करें तो हमारे पास जो है वो अगर डेटा में कहीं भी 0 हो तो आप चारों से फार्मूलाज को अप्लाई करके देखें, फिर उसके बाद चेक करें कि कौन सी ऐसी चीज़ है, यानी कौन सी ऐसे मेजर है जिसका आंसर आ ही नहीं सकता, या फिर जिसका आंसर सॉल्व नहीं हो सकता। उन्होंने ये बोला है, पूछा है हमसे। तो हमने डेटा को लेट कर लिया, हमने एक डेटा ले लिया फर्जी अपना, जिसमें हमने एक 0 ले लिया, 0 2 4 6 पे जितने भी नंबर है हमने, मैं क्योंकि कहा है कि अगर डेटा के अंदर 0 आ जाए, MCQ है ना, डेटा के अंदर अगर 0 आ जाए तो क्या उसे कंप्यूट किया जा सकता है। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे शो है, x1 + x2 + x3 टिल द वे द नंबर ऑफ nth वैल्यू तक, ठीक है। नीचे n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी है भाई, आपने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया, सबको प्लस के आंसर निकाला, अरिथमेटिक मीन जो है निकल सकता है इसका। अगर डेटा में 0 हो तो अरिथमेटिक मीन निकाला जा सकता है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है MCQ का। अलबत्ता अगर हार्मोनिक मीन की तरफ आए तो हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 1/x1 + 1/x2 + 1/x3 एंड टिल द वैल्यू ऑफ nth वैल्यू, ठीक है। हमारे पास 4 था, यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1/0 आ गया यहाँ पर ना, क्योंकि भाई ज़ाहिर है जहाँ पर जो है x की वैल्यू लिखनी थी ना, यहाँ पर हमें x की वैल्यूज़ लिखनी थी, जो कि ये रही है हमारे पास x की वैल्यूज़, तो मैंने यहाँ पे भी x की वैल्यूज़ को पुट किया, हुआ यहाँ पर ये कि 1 के नीचे 0 आ गया। लिहाजा हमने पढ़ा है मैथमेटिक्स के अंदर एक रूल है कि अगर कोई भी, तो यहाँ पर जो है अगर कोई नंबर ऊपर आ जाए, ठीक है, अगर हमारे पास अगर 0 ऊपर हो और नंबर नीचे आ जाए तो हमारे पास आंसर फिर भी 0 आता है। इफ़ 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, answer is 0. But what if our number will become numerator and our 0 will become denominator? So what will be? Your answer will be infinity. Your answer is very 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 small. इतना छोटा आंसर हो जाता है कि कैलकुलेटर के अंदर आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, तो आपका आंसर इन्फिनिटी में आ जाता है। तो लिहाजा यहाँ पर जब हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा तो बाकी सब क्या सिम्प्लीफाई नहीं हो पाएगा और ये ना हमारे पास आगे बढ़ पाएगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट हार्मोनिक मीन आप सॉल्व भी नहीं कर सकते जब तक आपके पास पूरे डेटा में सारी नॉर्मल वैल्यूज़ ना हो 0 के अलावा। अगर 0 होता है तो हार्मोनिक मीन हम क्या नहीं कर सकते, कंप्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, हार्मोनिक मीन MCQ का, ठीक है। अगले हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स हमारे पास जो है तो अगले हमारे पास जो है MCQs हैं वो थोड़ा ज्योमेट्री से रिलेटेड है। सो इसीलिए जो है हम यहाँ पर थोड़ा ज्योमेट्रिकल शेप्स को हमने यहाँ पे बना लिया है आपके साथ, ताकि हम आपको विजुअली चीज़ों को, आपके कॉन्सेप्ट जो है उसको हम क्लियर कर सकें। तो हमारे पास जो MCQ है वो 9th है, MCQ नंबर 9। वो हमसे ये पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि हमारे पास भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब आपको समझना पड़ेगा राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है। आपके सामने ये ट्राइंगल बना हुआ है, ये हमारे पास है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसकी एक साइड, राइट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन ये है कि आपके पास एक ट्राइंगल ऐसा हो जिसकी एक साइड 90 डिग्री के इक्वल हो, उस एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप ऐसे बनाओ, इसकी साइड को उलट कर दो, आपको जैसे ही बनाओ, लेकिन एक साइड आपके पास 90 डिग्री आनी चाहिए, तो वो हमारा कहलाता है राइट एंगल ट्राइंगल। उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। 90 डिग्री के वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। हमसे कह रहे हैं हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज क्या होता है भाई, 90 डिग्री के सामने वाली जस्ट बिल्कुल ऑपोजिट साइड, बिल्कुल सामने वाली साइड जो होती है 90 डिग्री की, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं भाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज भी बोलता है कोई, हाइपोटेन्यूज बोलता है, और
इसको हम लिखते हैं, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। तो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने ये हाइपोटेन्यूज है और ये ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड भी होती है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज, अब देखें यहाँ पर एमसीक्यूज, दो टाइप के एमसीक्यूज यहाँ पर आपके बन सकते हैं पेपर के अंदर। या तो वो आपसे पूछ लें कि भाई हाइपोटेन्यूज की बिल्कुल ऑपोजिट साइड बताओ, जो कि अभी इस एमसीक्यू के अंदर हमें पूछा गया है, इस वाले एमसीक्यू के सप्ली के अंदर, कि हाइपोटेन्यूज की जस्ट सामने वाली साइड बताओ कौन सी होती है। तो 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। अब उन्होंने 90 डिग्री का एंगल नहीं लिखा, बल्कि बोल दिया राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल को मैंने कहा 90 का मतलब कि इस 90 डिग्री का मतलब क्या है, राइट एंगल है, इसका मतलब है राइट एंगल, ठीक है। ये क्या है, मेरा राइट एंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बन पा रहा है आपका, मैं चाहता हूँ कॉन्सेप्ट बनना चाहिए आपका। सो इस 90 के बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज के जस्ट ऑपोजिट क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ, 90 का मतलब होता है राइट एंगल। तो इस एमसीक्यू का आंसर तो हमारे पास क्या है, राइट एंगल, ठीक है। इसका आंसर हमारा है राइट एंगल। लेकिन हो सकता है आपसे पूछ लें कि राइट एंगल की जस्ट अपोजिट साइड क्या होती है, वो आपको बोलते हैं परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, तो आपको हाइपोटेन्यूज पर टिक लगाना पड़ेगा। या वो आपसे पूछ सकते हैं भाई कि ट्रायंगल की जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, आप बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। तो यार देयर आर मल्टीपल ऑप्शन, देयर आर मल्टीपल पैरामीटर्स। आपको हर पैरामीटर से एमसीक्यू की तैयारी करनी है ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप अपने एग्जाम के अंदर सिक्योर कर सकें। नाउ वी हैव अनदर एमसीक्यू एंड दैट इज एमसीक्यू नंबर 11, which is saying that the bisector of an angle of equilateral triangle divides the opposite sides in। अब आपको यहाँ पर जो है जो टर्म समझनी पड़ेगी वो समझनी पड़ेगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, उसमें से एक टाइप से इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपके सामने ट्रायंगल दिख रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा प्यार। आपको बता रहा था कि हमारे पास जो है एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं, और अब एक बाइसेक्टर है जो कि इस ट्रायंगल को दो बराबर हिस्सों के अंदर डिवाइड कर रहा है। जी हाँ, मैंने अभी क्या बोला आपको, मैंने बोला कि एक ट्रायंगल दो बराबर हिस्सों में टूट रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जब ट्रायंगल पूरा बराबर है ना, तो अगर मैं इसको दो हिस्से करके तोड़ दूँ और मैं आपके एक हिस्से को अलग कर दूँ और एक हिस्से को अलग कर दूँ, और मैं आपसे कहूँ कि बताओ, क्या आप बताओ कि भाई दोनों हिस्से क्या बराबर है, तो आप बोलेंगे डेफिनेटली, क्योंकि जब भी ट्रायंगल पूरा बराबर है तो दोनों हिस्से बराबर टूटेंगे। तो इसका जो रेशो निकल के आता है वो निकलता है हमारा 1:1, कि यानी कि इसको हमने मान लिया 1 और इसको हमने मान लिया 1, तो ये दो रेशियो होगा। इसकी ये वाली साइड इस वाले साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस वाले साइड के बराबर है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो उसका रेशियो क्या निकलेगा, उसका रेशियो निकलेगा 1:1। तो उम्मीद है कि जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको देना चाहा वो आपने हासिल कर लिया। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास है 1:1। तो ये जो फॉर्मूला है आपके पास, चैप्टर जो है मैं 13 MCQ है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आपसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हम आ जाते हैं, मेरा एक फेवरेट मेथड है, उसको मैं पर्सनली हाइपोटेन्यूज मेथड जो है कॉल करता हूँ। इस मेथड के थ्रू हम 3 फॉर्मूलास निकालेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ 3 फॉर्मूला दिखा रहा हूँ निकाल कर, स्क्वायर वाले फॉर्मूला जो कि माइनस के थे, ठीक है। बीच में अच्छा आपने करना क्या है, आपने पहले डायग्राम बना लेनी है इस तरीके की, और बीच में 1 लिखना है, और यहाँ पर टैंजेंट, इधर साइन और इधर कॉस लिखना है। कॉस के बिल्कुल उल्टा पे आ जाए बिल्कुल सामने, तो ये हो जाता है भाई सेक थीटा, और ये साइन के बिल्कुल ऑपोजिट पे होता है भाई, ये साइन के ऑपोजिट से पे होता है भाई कॉसेक थीटा, और ये टेन के बिल्कुल ऑपोजिट साइड होती है, उसको हम बोलते हैं कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इस 1 से ना एक एरो बनाता हूँ, ठीक है। इस तरीके से एक एरो बनाया, फिर मैं इस एक साइड को छोड़कर इधर से एक साइड पे मैं एक एरो बनाता हूँ, इधर से फिर मैं एक साइड पे एक एरो बनाता हूँ, ठीक है। ये बहुत अहम बात है समझने है, बहुत अहम बात है समझना है। ये मेरा जो है, अच्छा अब मैं जा रहा हूँ, मैं इसमें जा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, मैं जा रहा हूँ इसमें एंटी क्लॉकवाइज। आई थिंक इफ़ इट इज़ विजिबल, यस इट इज़ विजिबल। यहाँ पर अगर 1 है तो 1 से बजाऊँगा 12, 12 से बजाऊँगा मैं 11, 11 से बजाऊँगा मैं 10। तो मैं इस तरीके से जा रहा हूँ, और अगर मैं ऐसे जाऊँगा तो मेरे जो है फॉर्मूले में माइनस लगेगा। तो ये कैसे होगा भाई, यहाँ पर अगर आप देखो इसके एरो की जो है बिल्कुल आखिर की टिप जो है ना, वो 1 से शुरू हो रही है, 1 से शुरू हो रही है। तो 1 से शुरू हो रही है तो मैं स्टार्ट करूँगा पहला फॉर्मूला जो कि है 1, और मैंने चूँकि कहा एंटी क्लॉकवाइज इसलिए माइनस लगेगा। कहाँ से गुजरते हुए जा रही है, दरमियान में कॉसेक मिल रहा है ना, देखो ऐसे घूमते हुए आ रही है, तो ये है भाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर ख़त्म कहाँ पे हो रहा है ये एरो, साइन पे, तो ये है भाई बराबर है किसके, साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। देखो इतना प्यार है, ऐसे अगर हम फॉर्मूलास निकालते हैं। तो हमारे पास सेकंड फॉर्मूला है, आ जाओ भाई यहाँ पर कॉसेक से, देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टिप इसकी ये तो कॉसेक से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा ये फॉर्मूला बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। जा रहा कहाँ है भाई, कॉट दरमियान में आ रहा है रास्ते में, तो माइनस, सॉरी कॉट आ रहा था दरमियान में, तो कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये एरो, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये एरो, ख़त्म हो रहा है 1 पर, ठीक है। फिर सेक, ठीक है, ये सेक थीटा, ठीक है जी भैया, सेक स्क्वायर थीटा, चूँकि स्क्वायर की बात करें इसलिए स्क्वायर लगाना ज़रूरी है। फिर दरमियान में क्या है, बीच में 1 आ रहा है, ठीक है, तो -1, फिर आखिर कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, टेंजेंट पे ख़त्म हो रहा है, तो ये बना है मेरा टेंजेंट स्क्वायर थीटा,
ठीक है, ये हो गया मेरे पास यहाँ पर तीनों फॉर्मूले। अब ही हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कौन सा, ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। बस इसकी प्लेसमेंट को आप चेंज कर दो। उन्होंने आपको किस तरह से दिया हुआ है, आपने टेंजेंट प्लस का है यहाँ ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये माइनस का 1 वहाँ लेके जाओ देंगे तो प्लस का 1, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको इतना पार्ट दिया है फॉर्मूले का, आपको बताना है ये पार्ट। तो भाई किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है +1 के। तो लिहाजा हमारा आंसर क्या है, +1। अब यहाँ पर पूरा का पूरा इसको कराने का मकसद है क्या, मैं चाहता तो पूरा बताता आपको, खाली मैं सब ये बता देता कि भाई इस फॉर्मूले का जो है आंसर होता है 1, तो आप खाली 1 याद करके चले आते। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट देना है ना। हो सकता था भाई वो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा पूछ लेते, तो फिर आपके फिर फंस जाते। फिर आप हो सकता है कि भाई वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पूछ लेते कि भाई क्या इसके बराबर होता है। सो आपको हर पैरामीटर से एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और अगर आपको एमसीक्यू में आपको ऐसा चुन के जाना है कि एमसीक्यू चाहे कोई भी सवाल दे देना, आपको हर सवाल आता हो पर। हाँ तो भाई अब हमारे पास अगला जो है एमसीक्यू, वो हमसे बोल रहा है एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियल सेगमेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल बी कॉल्ड। बहुत ही इजी, सिंपल, बहुत सिंपल है। आपके पास 4 ऑप्शन है, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। आपसे पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा एंगल क्रिएट करेगा अगर एक टेंजेंट हमारे सर्कल के एक पॉइंट से टच करे। अब समझाता हूँ ये चीज़ समझाता हूँ। सबसे पहले टेंजेंट समझो आप, टेंजेंट क्या होता है। बेसिकली अगर हमारे पास कोई भी एक लाइन है, ठीक है, लाइन सेगमेंट या फिर कोई भी रे जो है वो आपके सर्कल के सरकमफेरेंस से किसी भी पॉइंट से टच करती हुई जा रही हो। सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, चलो सब बेसिक से, बहुत बेसिक से चलता है। इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है भाई, सरकमफेरेंस होता है हमारे पास सर्कल का बिल्कुल आखिर का जो है, बिल्कुल कॉर्नर एज इसको बोलते हैं आप, या फिर हो सकता है सर्कल की वॉल है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस, ठीक है। इस सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट से, या तो इधर से कहीं से भी, जैसे हमारे पास एक ये रे है, लाइन है, ये सर्कल के एक पॉइंट से टच करती हुई जा रही है, तो ऐसी हर वो लाइन जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट से टच करते हुए जा रही होगी उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। सर वेरी गुड, कॉन्सेप्ट टेंजेंट का कंप्लीट हो गया। अब हमें ज़रा ये तो बताएं कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब ये यहाँ पर उन्होंने कहा है रेडियल सेगमेंट क्या होता है। तो रेडियल सेगमेंट बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपके सर्कल के एकदम मिड में, ये मिड है ना आपका सर्कल का, बिल्कुल एकदम मिड, ठीक है। आपके सर्कल के मिड से एक आपके यानी कि सरकमफेरेंस के एक पॉइंट से जो है आपकी एक लाइन जो है वो शुरू हो और आपके सर्कल के मिड से होती हुई जाए और आपके सर्कल से बाहर निकल जाए, ठीक है। मैंने क्या बोला, आई एम रिपीटिंग अगेन दैट if a line touching a circumference and going from between the circle, that is very important, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बीच से गुजरेगी तो ही वो कहलाएगी रेडियल सेगमेंट, ठीक है। सो ये मेरी कहलाई रेडियल सेगमेंट, ठीक है, ये मेरी कहलाई रेडियल सेगमेंट। अच्छा जी, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो है ना इनका ये पॉइंट है, ठीक है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। जाहिर है जिस पर आपस में ये टच हो रही है ना लाइंस, उसको हम बोल लेंगे कॉन्टैक्ट पॉइंट, कि भाई यहाँ पे कॉन्टैक्ट किया इन्होंने। जैसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आप कॉन्टैक्ट करते हैं ना किसी से, तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है भाई, कॉन्टैक्ट हुआ। तो इस रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट का जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिस पे यहाँ पे पॉइंट का वो कौन सा एंगल बना रहा है। अगर मैं इसको ऐसे खड़ा कर दूँ और आपके सामने दिखाऊँ कि ये ऐसा एंगल बना रहा है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ना परपेंडिकुलर। तो ये जो है 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। और मैंने आपको पहले ही बताया, अभी बताया जब मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल बताया था, तो 90 डिग्री किससे बराबर होता है, 90 डिग्री बराबर होता है हमारे पास राइट एंगल के बराबर होता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या आना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल ठीक आपने कहा, हमारे पास जो 14th है उसका राइट ऑप्शन है भाई राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल सही। जो है काफ़ी कॉन्सेप्चुअल सवाल था और ये आपका कवर हो गया। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो बहुत आपके जो है कंसेप्ट बहुत काम आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आएगा। अब हमारे पास एक लास्ट एमसीक्यू है जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, कह रहे हैं डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, अगर मैं इस पॉइंट को अगर रिमूव कर दूँ आपके साथ सामने, और अभी के लिए समझाऊँ मैं आपको बहुत ही बेसिक सी चीज़, ठीक है, मैं बेसिक सी चीज़ समझाऊँ आपको, ठीक है। ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है हमारे पास। इस सर्कल में अगर आप देखो, ये आपकी जो लाइन है ना मिड से होते हुए जा रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं भाई, रेडियस बोलते हैं। और इसी रेडियस का अगर हम डबल कर लें तो क्या होता है, डायमीटर होता है। यानी कि सर्कल की एक सरकमफेरेंस के पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाती है जो लाइन और ख़त्म हो जाए तो उसको हम बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर सर्कल को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। जैसे कि देखें, जितना बड़ा आपका ये वाली साइड होगी ना, उतनी ही बड़ी जो है वो ये वाली साइड होगी। यानी कि दोनों साइड क्या है भाई, आपस में इक्वल है। तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है एक डायमीटर एक सर्कल को, ठीक है। तो उसका हमारे पास आंसर क्या है, 15 वाले का आंसर है हमारे पास 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से हमारे पास जो है तमाम एमसीक्यूज जो है बस अपने के कम्प्लीट हो जाते हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कॉन्सेप्ट लिया होगा, और जितना अच्छे से कॉन्सेप्ट आपने लिया कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने कहाँ पे कॉन्सेप्ट किया। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल ऑल्सो चेक दैट एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव द आंसर ऑफ दैट कमेंट। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। इंशाल्लाह कोशिश मेरी पूरी है कि अगली वीडियो 9th के सप्ली के पेपर के ऊपर डाली जाए, तो MCQs की। तो कोशिश मेरी पूरी है। आप लोग बस सिर्फ जो है कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मैं 9th की डालूँ नहीं डालूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।